So today we will start with a new topic from history, that is Indian National Movement phase second, from 1919 to 1947. So जो Indian National Movement चला था फेज सेकेंड का वो जो था 1990 से लेके 1947 का. So we'll discuss what is the impact of the first world war. जो सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका जो प्रभाव था वो क्या हुआ. ओके, so after the end of the first world war, the British realized that they should introduce some changes in their policies to show the appreciation for Indians contribution during the war. So जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को क्या रियलाइज हुआ कि उन लोगों को कुछ चेंजेस लाना चाहिए, कुछ न्यू चेंजेस लाना चाहिए उनकी पॉलिसीज में. जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उसमें चेंजेस लाना चाहिए, और जो इंडियंस है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए कि उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है उनका पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक चला है. सो इसलिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए थ्रू द चेंज, मतलब पॉलिसीज में चेंजेस लाके. सो सब्सिक्वेंटली द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड द मॉन्टेनेज कैलफोर्ड reforms in 1919. So according to the act, the Government of India Act of 1919, so the Government Act of 1919, और जिसे माउंट क्यू रिफॉर्म भी कहा जाता है, जो कि पास हुआ था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट to increase the participation of the Indians in the colonial administration. So ये एक्ट पास होने के बाद में क्या हुआ था कि इससे जो इंडियंस लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. किसमें बढ़ेगा? जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. ओके, दिस एक्ट वाज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. तो ये जो एक्ट पास हुआ था वो 10 साल के लिए था, फ्रॉम 1919 से लेके 1929 तक के लिए था. The reforms aimed at developing the self-governing institute in India. So ये reforms का जो aim था, जो goal था, वो था कि लोगों को self-governing, मतलब इंडिया को self-governing institute बनाना था, मतलब डेवलप करना था. So सबसे मेन फीचर्स क्या रहे इस एक्ट के? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ डार्ची और द ड्यूअल गवर्नमेंट इन द प्रोविजन. सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना. इट एनेबल्स अ पावर शेयरिंग बिटवीन द ब्रिटिश एंड इलेक्टेड इंडियन ऑफिशियल. जो भी पावर शेयरिंग रहेगा, इट शुड बी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इलेक्टेड इंडियन ऑफिसर्स, जो भी ऑफिशियली इलेक्ट किए जाएंगे. देन इंट्रोडक्शन ऑफ 2 chambers, मतलब 2 chambers को इंट्रोड्यूस करना, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेस बनाना, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. देन जो भी द नंबर ऑफ इंडियंस इलेक्टेड टू द वाइजरी ऑफिस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 3. सो जो भी नंबर ऑफ इंडियंस इलेक्ट किए जाएंगे टू द वाइजरी ऑफिस के लिए वॉज इंक्रीज. पहले 1 हुआ करता था, उसको इंक्रीज करके 2 कर दिया गया, 1 से 3 कर दिया गया. देन देयर इज अ रॉयल टैक्ट हुआ था 1919 में. द इंडियन लीडर्स वर अपसेट विद द सेलमोट फोर्ट रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. तो जो उन्होंने एक्ट पास किया था उस इंडियंस जो थे उसके अगेंस्ट चले गए थे, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद रॉयल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया 25 मार्च 1919 में टू कंट्रोल दिस प्रोटेस्ट, मतलब उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. सो ये एक्ट क्या था? रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब जो फ्रीडम थी प्रेस की उस पर रिस्ट्रिक्शन थे. देन पीसफुल मार्च एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस पे. देन महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1990 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट.
फिर अगेन जब महात्मा गांधी जी ने दूसरे लीडर्स के साथ मिलकर सत्याग्रह स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1990 को, ब्रिटिश मतलब इस एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। देन जिसको हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेयर मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री। सो हड़ताल स्टार्ट कर दी, जैसे आप रिसेंटली देखते होंगे डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग्स होने लगी, प्रेयर मीटिंग्स कर दी पूरे पूरे कंट्री में। देन जो मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी पार्ट लिया, सत्याग्रह जो मूवमेंट स्टार्ट किया था सत्याग्रह में पार्ट लिया। सो जो भी द रॉयल सत्याग्रह बिकेम द फर्स्ट ऑल इंडियन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो जो रॉयल सत्याग्रह था वो सबसे पहला मूवमेंट था इंडिया का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। देन देयर इज अ जलियांवाला बाग। जलियांवाला मस्करा डन ऑन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी वो, जहाँ पे मतलब हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, विच इज इन अमृतसर। किस लिए हुए थे? टू पार्टिसिपेट in the peaceful way, peaceful protest against the रॉयल एक्ट के अगेंस्ट में शांति पूर्वक वो लोग मीटिंग कर रहे थे, मतलब इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट में। बट जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर उस जगह पे पहुंचे जलियांवाला बाग में विद हिज 19 ट्रूप्स, मतलब जो उसके जो दूसरे सैनिक थे 90, उनके साथ में पहुंचे वहां पे जलियांवाला बाग में, और सब जितने भी प्रोटेस्टर थे वहां पे, जितने भी लोग थे, उनको पूरे जगह से घेर लिया। फिर किसी को वार्निंग नहीं दी जनरल डायर ने, और सीधा डायर ने ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप्स को, मतलब अपने सैनिकों को, कि फायर करो क्राउड में, मतलब भीड़ में फायर करने के लिए दे दिया, विच इज लास्टेड फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स तक वो फायरिंग शुरू रही। 10 मिनट्स तक फायर करने के लिए बोल दिया। उसमें क्या हुआ था? hundreds of people were killed and thousands were injured in this accident. So ऐसे 100 से भी ज्यादा लोग जो थे वो मर गए, और हजारों लोग ऐसे थे जो कि उसमें मतलब घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। सो रविंद्रनाथ टैगोर renounced, मतलब रिजेक्टेड, रविंद्रनाथ टैगोर ने रिजेक्ट किया हिज knighthood, मतलब अ टाइटल दैट गिवन बाय द ब्रिटिश किंग और अ क्वीन। सो एक टाइटल दिया था उनको रविंद्रनाथ टैगोर को। सो ही रिजेक्टेड दैट नाइटहुड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस जो उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी रिटर्न टू हिज केसरी हिंद मेडल गिवन टू हिम फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग द वॉरफेयर। सो जो गांधी जी थे उन्होंने भी रिटर्न कर दिया जो उनको केसरी हिंद मेडल मिला था गिवन टू हिम फॉर हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द वॉरफेयर, जो वॉरफेयर था उस टाइम पे जो मिला था। देन देयर इज अ खिलाफत मूवमेंट। सो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी अपसेट्स थे आफ्टर द अलायंसेस, मतलब देयर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट अलायंसेस जो रहते हैं जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब हैड डिवाइडेड द टर्किश एम्पायर। सो जो मुस्लिम्स थे क्या किया, ये ब्रिटिशर्स, फ्रांस के लोगों ने, सब लोगों ने मिलके डिवाइड कर दिया था टर्किश एम्पायर को। तो इंडियन मुस्लिम भी अपसेट थे। सो दे वर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इस्लामिक प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जो मुस्लिम्स थे उनको मतलब चिंता हो गई कि जो उनके जो इस्लामिक धर्म है उसका फ्यूचर क्या होगा, ओके, उसका भविष्य क्या होगा। So a committee was formed under the leadership of Ali brothers, Maulana Muhammad Ali and the Maulana Shaukat Ali. So एक कमेटी फॉर्म करी गई थी लीडरशिप एंड मतलब दो भाइयों की लीडरशिप में, दैट इज मौलाना मोहम्मद अली एंड द मौलाना शौकत अली। सो तो कौन से मेन इवेंट्स थे ये मूवमेंट के? फर्स्ट, on 17th October 1990, Khilafat Day was observed in Bengal, Punjab and Northwest Frontier Provision. The Hindus participated in the strike too.
सो 17 अक्टूबर में 1919 में खिलाफत डे करके बनाया गया, जो कि बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड की कुछ फ्रंटियर्स में बनाया गया, और उसमें हिंदूज ने भी पार्टिसिपेट किया। फिर 23 नवंबर 1990 में जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो थी दिल्ली में, जो कि टू सबमिट द डिमांड टू प्रोटेस्ट द कैल्पी, मतलब अ रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम हु इज regarded as a successor of Prophet Muhammad. देन इन जून 1920 में क्या हुआ, जो लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के एंड जो कांग्रेस के थे वो लोग दे मेट इन इलाहाबाद, वो लोग इलाहाबाद में मिले, मतलब खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे और कांग्रेस के थे, एंड फ्रॉम देयर दे हैव स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इलाहाबाद से स्टार्ट किया मीटिंग के बाद। Then Khilafat movement came to an end when the Mustafa Kemal Atatürk came to power in Turkey and abolished the post of caliphate. So मतलब जो खिलाफत मूवमेंट जो था वो कब खत्म होने पे आया, जब मुस्ताफ केमल अतातुर्क ने, जब ही केम टू अ पावर, जब वो वहाँ के राजा बने टर्की के, एंड उन्होंने क्या किया, अबॉलिश किया जो भी पोस्ट थे कैलिफेट के, और देन खिलाफत मूवमेंट ब्रॉट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट था वो एक साथ आया और हिंदू एंड मुस्लिम्स को, हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में साथ में खड़े हुए आफ्टर दैट।